हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में जिस आपको यहाँ पे हेडलाइन दिख रही है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर, तो हम स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में समझेंगे कि एक ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको स्प्रिंग क्लाउड ने आइडेंटिफाई करा और उसको फिर एज एन स्प्रिंग क्लाउड इकोसिस्टम का पार्ट बना दिया। ये जो स्प्रिंग क्लाउड के फीचर हम यूज़ करते आ रहे हैं जैसे यूरेका सर्वर, एपीआई गेटवे और ये तीसरा क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर, बेसिकली इसको कॉन्फ़िग सर्वर भी बोलते हैं, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्प्रिंग क्लाउड इकोसिस्टम का पार्ट है जिसमें इन्होंने एक एक चीज़ें लाइक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपके लिए लाइब्रेरी बना रखी है, या कहें तो आपके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। इवन दो स्प्रिंग क्लाउड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ही छोटे छोटे मॉड्यूल है आपका एपीआई गेटवे, यूरेका सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर। अब पहले मैं बता दूं कि ये क्या है, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी, फिर एट दी एंड जब हम कोडिंग करने जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड लगेगी, काफ़ी अंडरस्टूड लगेगा। हाँ यार, ये चीज़ अब समझ में आ रही है जब हमने ऑलरेडी एक बार ओवरव्यू देख लिया है। सो लेट से हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं, इसी को उठा लेता हूँ डायग्राम बनाने के लिए। एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी। तो मेरे पास क्या होगी, चार माइक्रो सर्विस हो गई। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी। अब जब भी हमारे पास एप्लीकेशन होती है तो एक छोटा सा हेडक हमारे सर पे होता है, वो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको समझ में आएगा। डेव, क्यूए, उसके बाद आपका प्रॉड, और इसके बीच में एक सैनिटी सर्वर भी होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एक माइक्रो सर्विस पे कितने चार प्रॉपर्टी फाइल है, दूसरी माइक्रो सर्विस से टोटल 8 हो गई, तीसरी माइक्रो सर्विस हो गई टोटल 12 हो गई, चौथी माइक्रो सर्विस हो गई टोटल 16 हो गई। तो अगर मेरा माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट जो है, अगेन अगर मेरा जो माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट है उसमें अगर मेरे पास चार माइक्रो सर्विस हैं तो हर माइक्रो सर्विस की एटलीस्ट चार प्लस एक जो लोकल वाली है, पांच प्रॉपर्टी फाइल तो होगी। तो पाँच हम पाँच छो ये 20 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि लेट से मुझे ए में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डैश डॉट यामल फाइल में जाके चेंज करना पड़ेंगे, फिर अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट से सेम चीज़ मुझे क्यूए में करनी पड़ेगी, तो जो क्यूए एनवायरनमेंट है वहाँ पहले लॉगिन करूँगा। आपको पता होगा कि हमारे पास EC2 इंस्टेंस रहते हैं, एक हो गया EC2 डेव वाला, ये हो गया क्यूए वाला, और ये हो गया प्रॉड वाला। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बार इस EC2 इंस्टेंस पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंजेस होंगे वो तो मेरे लोकल IDE या तो इक्लिप्स हुआ, या तो मेरा इंटेलिजे हुआ, या तो फिर मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाके ही उसको ओपन कर सकता हूँ। कैन आई एम रिपीटिंग, आई थिंक देयर वाज अ ग्लिच। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशंस है वो किसी न किसी इन्वायरमेंट पे क्या है, डिप्लॉयड है। अगर मुझे इसमें कोई सा भी चेंज करना है, लेट से किसी की का नाम बदलना है किसी कारण से, बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इशू आ गया, अगर आपकी की के नेम में यूजर नेम या PWD या पासवर्ड लिखा हुआ है तो आपको की का नाम बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल मशीन पे या तो एज IDE इक्लिप्स हुआ, इंटेलिजे हुआ, या आपके नोट प्लस प्लस में ओपन करके चेंज करोगे, फिर आपकी जेनकिंस जॉब चलेगी, फिर आप आपके EC2 पे डिप्लॉय करोगे, या आप सीधे जार फाइल कॉपी कर दोगे EC2 इंस्टेंस पे डेव के, फिर आप क्यूए पे जाओगे, फिर आप सैनिटी पे जाओगे, फिर आप प्रॉड पे जाओगे। तो एक छोटा सा चेंज करने के लिए हमें कितना सारी मगजमारी करना पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। शायद अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कॉन्फ़िग सर्वर मतलब हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनके लिए भी एक सर्वर होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ उनके लिए सर्वर कैसे होगा। पहले तो ये समझिए कि हमारे पास एक गिटहब रेपो होगी, एक्स्ट्रा गिटहब रेपो, जिसमें कोई जावा कोड नहीं रहेगा, जिसमें केवल हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी फाइल्स। लेट्स से एप्लीकेशन डैश यूजर डॉट प्रॉपर्टी, यूजर डैश डेव डॉट प्रॉपर्टी। फिर जैसे एप्लीकेशन जो मेरी यूजर माइक्रो सर्विस है, उसका डेव इन्वायरमेंट, फिर उसका क्या होगा, उसका क्यूए इन्वायरमेंट, उसका प्रॉड इन्वायरमेंट। मैं इसको यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टी फाइल इस एप्लीकेशन में न रखते हुए, और मैं कहूँगा कि केवल बेसिक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी उसमें रहेगी, न डैश नेव, न डैश क्यूए, न डैश प्रॉड, वो सब रहेगी यहाँ पे। इसमें कौन सी रहेगी, केवल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी बस, ये आपकी यामल फाइल जो भी हो।
और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे YAML बनाई है तो आपको उस रेपो पे जाके भी YAML बनानी, कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी यूज करी हो और गिट रेपो जो आप बनाओगे उसमें उसको आप यहाँ पे YAML है तो वहाँ पे डॉट प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टी तो वहाँ पे YAML भी रख सकते हो। तो ये जो मैंने इसके लिए बोली ये इन सब पे भी लागू करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारे पास हर एप्लीकेशन पे 5-5 प्रॉपर्टी फाइल होती है एज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। और अगर हमें हर जैसे अगर एक भी चीज़ चेंज करनी पड़ी तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हो सकता है हर इन्वायरमेंट पे वो चेंज करना पड़े। लेट्स से यूज़र डॉट नेम, अगर यूज़र डॉट नेम की को ही मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइक यूज़र डॉट नेम की जगह यूज़र डॉट की डॉट नेम, ओके, तो मुझे हर एप्लीकेशन डॉट YAML, एप्लीकेशन डेव डॉट YAML, एप्लीकेशन QA, एप्लीकेशन prod डॉट YAML, इन सब में चेंज करना पड़ेगा। तो सब लोकल पे चेंज करो, फिर हर एक इन्वायरमेंट पे जाके जेनकिंस जॉब चलाओ। अगर जेनकिंस जॉब नहीं है तो हर एक इन्वायरमेंट पे लॉगिन करके मैनुअली वहाँ पे जार प्लेस करो। और अगर जार की जगह अगर आप मैनुअली डॉकर फाइल बना रहे हो, डॉकर इमेज बना रहे हो, तो आपको पूरी डॉकर फाइल फिर से वहाँ पे लोकली बनानी पड़ेगी, उसको आपके डॉकर हब पे, या अगर आपका AWS का ECR यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पुश करना पड़ेगा, फिर सर्वर पे जाओ लॉगिन करो, मतलब इतना सारा झंझट है। उसकी जगह आप क्या करो, गिटहब पे सबसे पहले गिटहब पे एक रेपो बनेगी जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी फाइल आ जाएगी। उस रेपो में कोई जावा कोड नहीं रहेगा, कोई XML नहीं रहेगा, कोई आपका फॉर्म डॉट XML नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, केवल आपकी प्रॉपर्टी फाइल। अब एक मीडिएटर बीच में लगेगा, कॉन्फिग सर्वर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं, ये ये जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं, ये डिपेंडेंट रहेगी किस पे, कॉन्फिग सर्वर पे डिपेंडेंट रहेगी। इधर भी लगा देता हूँ। गाइस आई एम सो सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। फिर यहाँ पे आए, हाँ, तो ये जो एक और बाकी है वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये जो मेरी 4, 5, 3, 2, 1, 10, 25, 50, 100 जितनी भी माइक्रो सर्विस हैं, ये इस कॉन्फिग सर्वर से बात करेगी। अब कॉन्फिग सर्वर से मेरा मतलब ये है कि ये भी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रहेगी। जस्ट लाइक हमारे पास यूरेका सर्वर था, हर माइक्रो सर्विस खुद को वहाँ रजिस्टर करती थी ताकि API गेट पे माइक्रो सर्विसेज को डिस्कवर कर सके। उसी तरह ये सारी माइक्रो सर्विसेज को जब भी किसी प्रॉपर्टी, जैसे हम @वैल्यू करके लिखते हैं, यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, उसको हटा दूंगा मैं, जैसे @वैल्यू प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। तो हम क्या करते हैं, @वैल्यू से समझ जाते हैं, अच्छा इसको कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी फाइल में डिफाइन कर रखा होगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो @वैल्यू के बाद यूजर नेम है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और मैं आपको हर इन्वायरमेंट का करके भी बताऊंगा। और फिर हम ये देखेंगे कि सीधे अगर रेपो पे जाके चेंज कर दिया तो चेंज हो जाता है। वो देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंज करने से हमारी एप्लीकेशन में बिना एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, ये जो माथापच्ची आपसे माथापच्ची पूरी डिस्कस करी मैंने, ये करे बिना केवल इस रेपो पे चेंज करा हो जाता है क्या, या फिर इस सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो एंड तक देखोगे। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि जो की है ये हम डिक्लेयर कर लें, या फिर हम बोल दें इसको डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर ही बोलेंगे कि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि यूजर नेम की वैल्यू नरेश माखीजा रहेगी और इसमें से जिस माइक्रो सर्विस को चाहिए वो बस ऐसे उसको यूज कर लेगा। बशर्ते इसमें डिफाइन भी होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी का इशू आ जाएगा। इसको भी यहाँ पढ़े रहने देते हैं। अब क्या होगा, ये मैंने बना लिया, ये चारों इससे अटैच हो गई। अब मुझे इस कॉन्फिग सर्वर में गिट रेपो की डिटेल देना पड़ेगी। इस कॉन्फिग सर्वर में क्या करना पड़ेगी, गिट रेपो की डिटेल देना पड़ेगी। नहीं तो भैया इसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे जाके इसको प्रॉपर्टी फेच करना है। तो यही एक छोटा सा मसला था कि यार क्या है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर, क्या प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन ने लाया। लेकिन अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मैंने खुद ने आज तक इसको किसी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे तो यूज़ नहीं करा है, क्योंकि केवल की नहीं होती है, कुछ बार सीक्रेट टोकन भी होते हैं जो हमें लेट से सीक्रेट मैनेजर में रखना पड़ते हैं, या आपका कुबरनेटिस हुआ वहाँ पे जो सीक्रेट इन्वायरमेंट होता है वहाँ रखना पड़ते हैं। तो मुझे एक्चुअली कहीं ऐसा दिखा नहीं है कि ये इसका कोई हेवीली या थोड़ा बहुत भी लाइट वेट यूज़ भी होता हो आजकल इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो डेफिनेटली आपसे सवाल करेंगे कि कॉन्फिग सर्वर क्या है, कॉन्फिग रेपो, इसको कॉन्फिग रेपो भी बोल सकते हैं वो,
ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर हुआ, ये वो रेपो हुई जहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब कंपनियां स्टार्ट करती है स्क्रैच से, तो डेवलपर के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे स्टार्ट करना है। अब मैंने अगर ठान ली कि यार मैं तो ये करूंगा, तो फिर ये हो जाएगा। फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, दूसरा बंदा आया, वो इसको करता रहेगा कि यार पहले से कर रखा है, पहले से चलते आ रहा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं, क्यों छेड़ूं मैं इसको। अब हम जाते हैं कोड पे। मैं आपको पहले वही एप्लीकेशन, और एक चीज और, मैं इसको अभी तक जो मेरी मेन ब्रांच है गिटहब पे, ओके, या मैं आपको उसको थोड़ी देर से बताता हूँ। कोडिंग पार्ट शुरू करने के पहले हम देख लें कि हमको किस फ्लो में जाना है, कि शुरुआत कहाँ से करनी है। एक तो चेंज हुआ कि यार जब ये कॉन्फ़िग सर्वर बनेगा तो इनमें कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ेगा। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बनाना पड़ेगा। अगर इनको कनेक्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से, तो पहले उसका एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। और उससे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि ये कॉन्फ़िग सर्वर किस गिटहब रेपो से बात करेगा। तो सबसे इजी है रेपो बनाना। अब ये रेपो मैंने ऑलरेडी बना रखी, क्योंकि ये लास्ट मंथ बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे पहले टेस्ट करना था। तो आप देखो, ऑर्डर सर्विस मतलब ये लोकल वाली प्रॉपर्टी। अब इन्हें क्या करा है, दो चीजें दिखाई। एक तो कि केवल लोकल इन्वायरमेंट डाल दिया ऑर्डर सर्विस का, और एक यूजर इन्वायरमेंट में सारे, सॉरी यूजर सर्विस के लिए सारे इन्वायरमेंट ऐड कर दिए। अब जैसे यूजर का लोकल, यूजर का क्यू है। अब इनमें है क्या, इनमें एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको इन्वायरमेंट पता चलता है कि भैया सर्विस डॉट इन्वायरमेंट, ये क्यूए वाली फाइल है तो क्यूए लिखा हुआ है। अगर ये prod वाली पे आया मैं, तो यहाँ पे prod लिखा हुआ रहेगा। तो ये एक वेरिएबल रहेगा जिसको हम हमारी दोनों की दोनों माइक्रो सर्विस में ऐड करेंगे। ये तो हमने यूजर वाला देखा, अब हम ऑर्डर वाला भी देखते हैं। ये रहा ऑर्डर, ऑर्डर में आईडी लगा रखी है और यूजर में इन्वायरमेंट लगा रखा है। तो ये आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब मैं इसे कोड बना के दिखाऊंगा। अब ये तो हो गया रेपो। अब सेकंड स्टेज क्या है, कॉन्फ़िग सर्वर बनाना। तो जैसे हमने यूरेका सर्वर बनाया, एपीआई गेटवे बनाया, हम कॉन्फ़िग सर्वर बनाते हैं जावा, मेवन, स्प्रिंग बूट। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी कॉन्फ़िग सर्वर की। कहाँ गया, ये रहा कॉन्फ़िग सर्वर। और एक मैं एक्चुएटर भी डालता हूँ हमेशा, कि कल को अगर मुझे इसमें, जैसे जब मेरा जिपकिन आएगा, तो अगर मुझे इसको भी कनेक्ट करना है अपने डैशबोर्ड देखने के लिए, या फिर जो लास्ट वीडियो में हमने एपीआई गेटवे का देखा था, सॉरी सर्किट ब्रेकर का देखा था, उसके लिए भी एक छोटा, तो कल को हमें ऐड करना हो तो मैं पहले से डिपेंडेंसी ऐड रखता हूँ। कॉम डॉट क्लाउड कॉन्फिग सर्वर, ठीक है, क्लाउड कॉन्फिग सर्वर, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर डेमो। ये पीछे से इतना नाम हटा देता हूँ मैं। अब मैं पहले इक्लिप्स में इंपोर्ट करके इक्लिप्स स्टार्ट करता हूँ। अब इसको इंपोर्ट कर लिया है मैंने। इंपोर्ट करने के बाद जो मेन चेंजेस है, सबसे पहले तो एनोटेशन ऐड करके बताना कि हाँ ये मेरा कॉन्फ़िग सर्वर है। इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर, एक इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर ऐड कर दिया मैंने। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस कॉन्फ़िग सर्वर को गिटहब रेपो से भी तो मुझे कनेक्ट करना है। इसको पता होना चाहिए कि गिटहब रेपो कहाँ पे एक्सेस करती है, तो उसकी एक एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा मैं। सबसे पहले गिटहब की यूआरएल, और वो की का नाम क्या होगा वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो की का नाम है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर गिट यूआरएल, और यहाँ पे हमें हमारी गिट यूआरएल देनी रहती है, जो कि ये रही स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग रेपो। स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग रेपो सेम टू सेम यहाँ पर है। उसके बाद हमको बताना रहता है कि कौन सी ब्रांच। इतनी हमारे पास लिबर्टी है कि हम यहाँ पे ब्रांच नेम भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद कि यार हमको ये बताना है कि ये कौन से पोर्ट पे रन करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल माइक्रो सर्विस है, तो डेफिनेटली सबका डिफॉल्ट 8080 होता है, वो हमें नहीं रखना है। ये चीज ऐड कर दी हमने। अब हमारे ऑर्डर माइक्रो सर्विस और यूजर माइक्रो सर्विस को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट से मेरा मतलब है ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब जो हमारे पास दो माइक्रो सर्विस है, यहाँ पे मैंने चार दिखाई है, दो है। अब दोनों माइक्रो सर्विस को पता होना चाहिए कि किस कॉन्फ़िग सर्वर से उनको बात करनी है। तो जाते हैं, इसकी यामल फाइल होगी शायद इसकी भी।
स्प्रिंग कॉन्फिग इंपोर्ट, ये प्रॉपर्टी होती है। लेट मी कॉपी इट। कंट्रोल वी। तो हमारी जो कॉन्फिग सर्वर वाली एप्लीकेशन है इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी ऐसा जार कहीं ना कहीं रन होगी। इसको आपको डॉकर बनाना है, डॉकर ही बना सकते हो, लेकिन ये किसी न किसी पोर्ट पे रन हो रही है। तो उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देनी है। तो ये मैंने किस में दी है अभी, तो ऑर्डर माइक्रो सर्विस में कॉपी करके मुझे इसको देना है यूजर माइक्रो सर्विस में भी। आ जाते हैं, ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर, कंट्रोल भी, ये भी मैंने यहाँ पे दे दी। अब हमको फाइनली की ऐड करना है, की जाना है हमको ऐड करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि यूजर में हमारी की का नाम क्या है, सर्विस डॉट इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर के कंट्रोलर पे आया मैं, कंट्रोलर, यहाँ पे एट द रेट वैल्यू करके मैंने डाला सर्विस डॉट इन्वायरमेंट, कंट्रोल शिफ्ट और कॉपी हो जाएगा। और ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड वाला एंड पॉइंट है, हेलो वर्ल्ड वाला एंड पॉइंट है ना, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट भी रिटर्न कर रहा हूँ। स्पेस दिया, तो इससे क्या होगा कि जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ उस टाइम पे मैं क्या दे देता हूँ, इन्वायरमेंट देता हूँ डैश डैश स्प्रिंग, वो सर्वर वाला जो भी होता है आपको उस टाइम बता दूंगा मैं। उसकी वैल्यू डेव रखेंगे तो यहाँ पे डेव आएगा, क्यूए रखेंगे तो क्यूए आएगा। मेरा मतलब क्यूए से ही है जो यहाँ पे होगा। अगर डेव वन है डेव के लिए तो डेव वन आएगा। यहाँ पे अगर मैं क्यूए पे जाता हूँ, क्यूए के लिए अगर क्यूए वन है तो क्यूए वन आएगा। यहाँ पे मैं बबलू लिख दूंगा तो बबलू भी आएगा। तो ये तो हो गया यूजर माइक्रो सर्विस का। अब आते हैं ऑर्डर माइक्रो सर्विस पे। उसका एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या है, कि शायद ऑर्डर डॉट आई डी है। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डेव डालू, क्यूए डालू, प्रॉड डालू, लोकल डालू, सब में इसी से वैल्यू उठाएंगे, ऑर्डर डॉट आई डी। इसका नाम रहेगा ऑर्डर डॉट आई डी, और इसके साथ ही मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ये सारे चेंजेस हमने कर लिए। अब क्योंकि ये हमारा माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट है, तो फिर हमको क्या क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, यूरेका सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, एपीआई गेटवे स्टार्ट करना पड़ेगा, और अब से हमें क्लाउड सर्वर भी, क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वो हर बार रोएगा कि अरे प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि चलो बाद में बताता हूँ, वो ये है कि अभी तक सारा कोड, यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, यूरेका और एपीआई गेटवे, इनका सारा कोड मेन ब्रांच में था। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं एक ब्रांच बनाऊंगा, उसका नाम आपको दे दूंगा। उसमें केवल ये 1 2 3 4 और पांचवा कॉन्फ़िग सर्वर भी रहेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लेट से जो लोग अगर बीच में से देख रहे हैं, जो लोग अगर बीच में से देख रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो एपीआई गेटवे स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो उधर प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्फ़िग सर्वर के लिए वो रो रहा है। तो मैं एक ब्रांच बनाऊंगा कॉन्फ़िग सर्वर के लिए। फिर जब मैं जिपकिन पे आ जाऊंगा तो एक ब्रांच बनाऊंगा जिसमें सारे पुराने और एक जिपकिन वाला रहेगा। ये मैं आपकी फैसिलिटी के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ वो नहीं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक है ये मल्टीपल ब्रांच मेंटेन करना। तो स्टार्ट करते हैं यूरेका सर्वर से। रन एस जावा, माय मिस्टेक, टेस्ट पे आ गया हूँ मैं। यूरेका स्टार्ट हो गया। अब आपके एपीआई गेटवे पे आते हैं हम। इसकी ज़रूरत तो नहीं है पर ठीक है, फिर भी रख लेते हैं स्टार्ट करके।
एपीआई गेटवे के बाद अब आपका कॉन्फ़िग सर्वर आएगा, क्योंकि जब आपकी यूज़र सर्विस या ऑर्डर सर्विस स्टार्ट होगी तो उसको ज़रूरत होगी प्रॉपर्टी की, क्योंकि हमने @वैल्यू लगाया है, इसलिए कॉन्फ़िग सर्वर का आप होना ज़रूरी है पहले। लेट्स वेरीफाई। ठीक है, तीनों चल रहे हैं अभी। ठीक है, 8888 पे स्टार्ट हो गया। अब यूज़र माइक्रो सर्विस पे आता हूँ मैं। एक चीज़ इसमें ऐड करना भूल गया मैं, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर कॉन्फ़िग, ये हमें दोनों पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करना पड़ेगी। तो यूज़र में ऐड कर दिया मैंने, और ऑर्डर में भी जाता हूँ ऐड करने। ये मुझसे मिस हो गया था। डिपेंडेंसी, इसको ऐड करा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र सर्विस को स्टार्ट करता हूँ और उसका एंड पॉइंट देख लेते हैं। उसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश यूज़र्स स्लैश यूज़र डैश गेट। और अभी मैंने क्या करा है, मैंने स्टार्ट करते टाइम कोई इन्वायरमेंट नहीं दिया है। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर इन्वायरमेंट नहीं दिया है तो फिर क्या होना चाहिए, वो लोकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब लोकल इन्वायरमेंट है तो प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या है, मैं देखता हूँ मेरी प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या है अभी। इधर आने की जगह मुझे ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ये यूज़र डैश प्रॉपर्टी विदाउट एनी इन्वायरमेंट, उसमें है सर्वर डॉट इन्वायरमेंट इक्वल टू लोकल। अब देखते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है क्या। ठीक है, स्टार्ट हो गई है। यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा। ये देखो क्या आ गया, ये जो इन्वायरमेंट की वैल्यू है वो लोकल आई है। क्यों आई है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करते टाइम कोई इन्वायरमेंट दिया ही नहीं। अब मैं चेंज करता हूँ इन्वायरमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेव हम कैसे डालेंगे एप्लीकेशन में हमारे, कि वो डेव डेव इन्वायरमेंट पे चले। तो आपकी जो क्लास है जिसपे मेन मेथड रन है, रन जावा एप्लीकेशन करने की जगह रन कॉन्फ़िगरेशन, आपको आर्ग्यूमेंट पे आना है। ध्यान रखना, आपको वीएम आर्ग्यूमेंट पे आना है और आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट का नाम देना है। ये आपकी की रहेगी स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट का नाम देना है डेव क्यूए प्रॉड जो भी हो। मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। अभी स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन। टाइम ले रही थोड़ा स्टार्ट होने में। तो देखो यहाँ पे डे वन आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ रेपो पे जा रहे हैं। इस पे यहाँ पे गए, जो डेव वाला था उसमें डेव वन की जगह डेव टू कर देते हैं हम। ये मुझे चेंज करने देगा नहीं, क्योंकि मैंने ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाए हैं। तो अगर आपको पता करना हो ब्रांच प्रोटेक्शन रूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप देख लेना। क्योंकि हर बार मैं जब भी कोड अपलोड करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी अलाउ कर दिया कि आप जाओ और ब्रांच पे जाके चेंज कर दो। क्योंकि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, डिसलाइक भी कर देते हैं मेरे वीडियो को। उनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपनी ब्रांच पे ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाता हूँ कि कोई भी हवा में आके कुछ कोड चेंज नहीं कर दे। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ डेव ई एन वी। पहले डेव वन था, उसको डेव ई एन वी कर देता हूँ मैं। सीधे कमिट कर दिया। अब क्या होगा, अब मेरे चेंज करा तो चेंज हो जाएगा क्या, पहले हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वो कॉन्फ़िग सर्वर खुद भी जाके रिफ्लेक्ट कर ले, जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर ले। अभी यहाँ पे आते हैं हम। लेट्स होप। अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अब मैं काम करता हूँ, जो मेरा कॉन्फ़िग सर्वर है मैं उसको रीस्टार्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या कॉन्फ़िग सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी हमें कुछ चेंज करना हो। तो कॉन्फ़िग सर्वर डाउन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग सर्वर को स्टार्ट करता हूँ।
कॉन्फ़िग सर्वर स्टार्ट हो गया, एक बार देख लेते हैं। वो भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी मैं जाऊं और देखूं तो यार यहाँ कुछ इम्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब मेरा आखिरी तुरुक का एक का जो कहते हैं एप्लीकेशन, जो मेन यूज़र एप्लीकेशन है उसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ मैं। रन एस रन कॉन्फ़िगरेशन की तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है। फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। कहाँ चले गया? ये मैंने गलत जगह कर दिया शायद। यूज़र एप्लीकेशन रन एस रन कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत उठा लिया था यहाँ से आर्ग्यूमेंट, और मैंने डेव बता रखा है। अब रन करते हैं। देखते हैं चला के क्या हो रहा है। टाइम ले रही है एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। ये देखो, तो फाइनली क्या हुआ कि जब एक बार मैंने गिट रेपो में चेंज कर दिया, उसके बाद मुझे कॉन्फ़िग सर्वर स्टार्ट करना पड़ा, और उसके बाद मुझे अपनी यूज़र माइक्रो सर्विस को भी स्टार्ट करना पड़ा, तब जाके जो चेंजेस से रिफ्लेक्ट हुए। तो ये फिर इतना, इसीलिए जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि यार मैंने तो लोगों को इसको इतना यूज़ करते हुए देखा नहीं है। कि याद है मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि यार आपकी एप्लीकेशन पे आपको अगर एक भी चेंज करना पड़ा तो आपको उसको डिप्लॉय तो वापस पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट है कि चेंजेस आपको आपकी सोर्स फाइल में नहीं कर रहे हैं, आपको बस आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है। लेट से आपकी जार फाइल है, जो ऑलरेडी जो आपकी डेव इंस्टेंस का EC2 है, उस पर ऑलरेडी आपकी जार फाइल रखी हुई है, और आपको प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करना, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करोगे और यहाँ अपनी जार को रीस्टार्ट कर दोगे, तो आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा फायदा थोड़ा सा ये होता है कि लोकल में चेंज ना करते हुए फिर उसे पूरा जो डिप्लॉयमेंट की जेनकिंस की जॉब रहती है उसको बिना चलाए हुए ये चेंज हम कर सकते हैं। पर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे चेंज करा और ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही प्लेस पे रहेगा। अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, लेट से 50 प्रॉपर्टी है, तो मुझे कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा इस माइक्रो सर्विस की इतनी प्रॉपर्टी, इस माइक्रो सर्विस की उतनी प्रॉपर्टी, और जब मुझे वेरीफाई करने की बात आएगी तो बार बार मुझे इन सर्वर पे जाके लॉगिन नहीं करना है देखने के लिए। मैं रेपो पे जाऊंगा और रेपो पे वेरीफाई कर लूंगा काम हो गया, और एक मेरी शेल स्क्रिप्ट रहेगी जो सारी जॉब को वापस से, जो जार फाइल है उनको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर देगी। अगेन आई एम लास्ट टाइम रिपीटिंग कि ये इसका काम ये है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही प्लेस पे हो, ताकि उसको मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो तो एक ही जगह से डिलीट कर सकें, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकें। एक और फायदा ये है कि आपको आपके पैकेजिंग फिर से नहीं करना पड़ती, लाइक मेवन क्लीन पैकेज करके जार वापस नहीं बनानी है, जार से डॉकर इमेज नहीं बनानी है, उसको पुश नहीं करना है, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन के चेंज है। आपको बस आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना, आपका काम हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्प्रिंग क्लाउड स्लग के बारे में, जिपकिन के बारे में, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर मैं इसको वेरी क्विकली इसको AWS पे ले जाऊंगा, 3-4 EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा जहाँ पे सारी माइक्रो सर्विस डिप्लॉय करूंगा। फिर उसमें से मैं क्या हटाऊंगा, API गेटवे हटा दूंगा। फिर उसमें से मैं ये आपका जो स्लथ आएगा वो भी हटा दूंगा। आपका API गेटवे AWS का इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, आपका लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं। और एक चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, आई कांट रिकॉल मैंने बताया है कि नहीं, जितना कोड अभी तक है, अभी इसके पुश होने के पहले तक का है, वो सब यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो है वो शायद उस ब्रांच का नाम ये रहेगा to_main_config सर्वर। ये इस ब्रांच के अंदर मैं कॉन्फ़िग कर रखूंगा, ताकि वो जो लोग हैं जो इस वीडियो के बाद अगर इसको देख रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा कॉन्फ़िग सर्वर। थैंक यू सो मच गाइस।